तो वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और ये है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एमसीक्यू, इसका लास्ट पार्ट। इससे पहले के पार्ट हम बना चुके हैं, वो चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी होगी, देख लेना जाकर। आईबीपीएस एसओ या फिर जुडिशरी या फिर एआईबी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें हेल्प करने वाले हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेक्शन 124 ऑफ द एक्ट डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of। धारा 124 के अनुसार क्षतिपूर्ति अनुबंध क्या है? नो वन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, या फिर ओनली द गवर्नमेंट, या फिर एनी अदर पर्सन, या फिर ओनली एनी वन। ठीक है, आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर हमारा एनी अदर पर्सन। ठीक है, किसी और व्यक्ति के जो द्वारा दी जाती है इंडेमनिटी, और किसी और व्यक्ति के द्वारा लॉस कॉज होता है उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 125 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द promisee in a contract of indemnity acting within the scope of his authority is entitled to recover from the promisor all damages, cost and sums paid under a compromise of any suit provided such compromise was। धारा 125 के अनुसार क्षतिपूर्ति धारक समझौते के अंतर्गत भुगतान की हुई राशि कब वसूल कर सकता है? तो kept entirely secret from the promisor, या फिर made without any regard to prudence whatsoever, या approved by a foreign court only, या फिर not contrary to the orders of the promisor and was one which it would have been prudent for him to make in the absence of any contract of indemnity। 5 सेकंड से आंसर देने के। ओके, तो आंसर आपको पता होगा ही इसका। तो ये नॉट कॉन्ट्ररी टू द ऑर्डर्स ऑफ द प्रोमिसर एंड वाज द वन which it would have been prudent for him to make in the absence of any contract of indemnity। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 126 ऑफ द एक्ट डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज। धारा 126 के अनुसार प्रत्याभूति अनुबंध क्या है? सक्सेस है, मैरिज है, डिफॉल्ट है, या फिर रिटायरमेंट है? आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट दिया जाता है, आईबीपीएस एसओ हो चाहे वो जुडिशरी हो, किसी में भी, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका आंसर हमारा डिफॉल्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 127 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द। धारा 137 के अनुसार प्रधान ऋणी को लाभ हेतु किया गया कार्य या दिया गया वचन प्रतिपूर्ति कर्ता के लिए किस चीज का प्रतिफल हो सकता है? डाइवोर्स का, गारंटी का, टैक्स एक्सेम्पशन का, या फिर क्रिमिनल कंप्लेंट का? 5 सेकंड से आंसर देने के। ओके, ये तो पता ही होगा श्योरिटी होती क्या है। तो इसको गारंटी कहते हैं, और एक व्यक्ति अगर कोई कर्ज नहीं चुका पाता, उसकी जो गारंटी लेता है वो गारंटर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ए से बी ने कर्जा लिया और सी उसका गारंटर है, अगर बी कर्जा नहीं चुका पाता तो सी से ए रिकवर करेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 128 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor unless it is otherwise provided by the। धारा 128 के अनुसार प्रत्याभूति कर्ता का दायित्व प्रधान ऋणी के दायित्व के बराबर होता है, जब तक कि इसके विपरीत क्या न हो। कोर्ट्स ऑन डिस्क्रिशन विदाउट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, या फिर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ओनली, या फिर श्योरिटीज मूड एट द टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 सेकंड्स में दो आप लोग आंसर। ओके, देखते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 133 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एनी वेरिएंस मेड विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर डिस्चार्जेस द श्योरिटी एज टू। धारा 133 के अनुसार प्रत्याभूतिकर्ता की सम्मति के बिना प्रधान ऋणी और लेनदार के बीच अनुबंध की शर्तों में परिवर्तित होने पर प्रत्याभूतिकर्ता किस सीमा तक मुक्त हो जाता है? तो ओनली इफ द गवर्नमेंट अप्रूव द डिस्चार्ज तब होगा, या फिर ओनली ट्रांजेक्शन बिफोर द वेरिएंस तब,
या फिर नथिंग एट ऑल द श्योरिटी रिमेन्स फुली लायबल, या फिर ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट टू द वेरिएंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 नंबर दिलाकर जाएगा, तो इसको मिस मत करना, स्क्रीनशॉट ले लो भले, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ओके, तो इसका आंसर हमारा ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट टू द वेरिएंस, परिवर्तन के पश्चात प्रति लेन देन के संबंध में जो है जो श्योरिटी होता है वो बिल्कुल ही मुक्त हो जाता है, ठीक है, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट a contract between the creditor and the principal debtor by which the creditor makes a composition with or promises to give time to or not to sue the principal debtor discharges the surety unless। धारा 135 के अनुसार लेनदार द्वारा प्रधान ऋणी को समय देने या बाद न लाने की करार से प्रतिपूर्तिकर्ता मुक्त हो जाता है सिवाय किसके। द प्रिंसिपल डेटर ऑब्जेक्ट्स या फिर श्योरिटी असेंट्स टू सच कॉन्ट्रैक्ट, या फिर 1 फुल ईयर पास, या फिर क्रेडिटर फॉरगेट्स अबाउट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। और 25 में से आपके कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं ये बात आप कमेंट में बताएंगे, पूरी लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ठीक है। और इसके बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, सारी चीजें होंगी, एक्सप्लेनेशन भी नीचे है दिया हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, टू द श्योरिटी असेंट्स टू सच कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 139 of the act provides that if the creditor does which any act which is inconsistent with the rights of the surety or omits to do any act which his duty to the surety requires him to do, and the eventual remedy of the surety himself against the principal debtor is thereby impaired, the surety is। धारा 139 के अनुसार यदि लेनदार ऐसा कार्य करे जो प्रत्यावर्तीकर्ता के अधिकारों के विरुद्ध हो और इससे उसका अंतिम उपचार प्रभावित हो, तो प्रत्यावर्तीकर्ता की क्या स्थिति है। ऑटोमेटिकली मेड द न्यू प्रिंसिपल डेटर, या फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, या फिर रिक्वायर्ड टू पे अ पेनल्टी टू द गवर्नमेंट, या फिर डबल लायबल होगा। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे, ये जो मैं करा रहा हूँ एमसीक्यूज, तो प्रैक्टिस के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और चाहे तो लॉयर अकेडमी इंडिया नाम लिखा होगा उससे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 141 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ श्योरिटी इज इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship is entered into, whether the surety knows of the existence of such surety or। धारा 141 के अनुसार प्रत्यावर्तीकर्ता को लेनदार की हर प्रतिभूति का लाभ मिलता है, चाहे उससे प्रतिभूति के अस्तित्व का ज्ञान हो या नहीं। तो ओनली इफ ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तब, या फिर ओनली इफ ही हैज अ लॉ डिग्री तब, या फिर ओनली आफ्टर 10 years, या फिर नो नॉट। तो आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में क्या है। तो इसका आंसर होगा नॉट होगा, ठीक है, ना हो तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 146 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट where two or more persons are co-sureties for the same debt and no contract exists to the contrary, the co-sureties are in the absence of any specific agreement liable to contribute। धारा 146 के अनुसार सह सत्या प्रत्याभूतिकर्ता विपरीत करार के अभाव में कैसे अंशदान हेतु दायित्वाधीन है। तो इक्वली टू द एक्सटेंट ऑफ डिफॉल्ट, या फिर ओनली द एल्डेस्ट को-सुरेटी पे एवरीथिंग, या फिर नॉट एट ऑल और ईच इज सेपरेटली फुली लायबल विद नो शेयरिंग, या फिर अकॉर्डिंग टू अ लॉटरी गिवन बाय द कोर्ट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो सोच लिया आंसर, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर इक्वली टू द एक्सटेंट ऑफ द डिफॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट डिफाइंस bailment as the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person। धारा 148 के अनुसार उपनिधान में वस्तु प्रयोजन पूरा होने पर किसके निर्देशानुसार लौटाई जाती है।
तो डिलीवरिंग दैम या फिर एनी रैंडम स्ट्रेंजर या कोर्ट्स रजिस्ट्रार या फिर द गवर्नमेंट सरकार के द्वारा। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 में से आपको कितने सही है ये बात आपको बतानी है कमेंट में, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर हमारा डिलीवरिंग दैम, ठीक है, सौंपने वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 151 ऑफ दैट प्रोवाइड्स दैट in all cases of bailment the bailee is bound to take as much care of the goods billed to him as a man of ordinary prudence would under similar circumstances take of it। धारा 151 के अनुसार निक्षेपित बेली को सौंपी गई वस्तुओं की देखभाल कैसे करनी चाहिए। नेवर्स गुड्स नेवर हिज ऑन या फिर ऑन गुड्स फॉर द सेम ऑफ द सेम बल्क क्वालिटी एंड वैल्यू या फिर नथिंग नो स्टैंडर्ड ऑफ केयर इज रिक्वायर्ड या फिर ओनली गुड्स बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट। बेली क्या होता है, बेली का एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि आपकी बाइक खराब हो गई, आप बाइक संभलवाने कहाँ गए, शॉप पे गए बाइक संभालने वाली की शॉप पर, और बाइक आपने बाहर खड़ी कर दी। तो जो बाइक संभालने वाली जो शॉप है उसका ऑनर जो है ना वो बेली होगा, ठीक है। और बेलर कौन है, बेलर आप हो, ओके। मतलब जो जिसको आपने बाइक दी है किसी काम के लिए वो बेली होगा और आप बेलर होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑन गुड्स फॉर द सिंबल क्वालिटी एंड वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 151 of that provides that the bailee in the absence of a special contract is not responsible for the loss, destruction or deterioration of the thing bailed if he has been taken the amount of care described in section 151। This rule reflecting the principle that धारा 152 के अनुसार यदि निक्षेपित ने धारा 151 में बड़े सावधानी बरती हो तो वस्तु की हानि हेतु उत्तरदायी है या नहीं। तो द बेलर इज लायबल ऑलवेज लायबल इंस्टेड ऑफ द बेली या फिर बेली इज नॉट an insurer of the goods, he is only liable for negligence not for loss despite reasonable care। या फिर no one is ever liable in bailment या फिर the bailey is always liable for every loss regarding of care taken। 5 seconds में आंसर दीजिए इसका। ओके, आई होप आपको पता होगा इसका आंसर। तो बेली जो है एक इंश्योरर नहीं है गुड्स का, तो वो सिर्फ लायबल होगा उन चीजों के लिए अगर उसने कोई नेग्लिजेंस किया है तब, वैसे लायबल नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 160 ऑफ दैट प्रोवाइड्स दैट इट इज ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न डिलीवर अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन द गुड्स बिल्ड without demand as soon as the time for which they were billed has expired or purpose for which they were billed has been। धारा 160 के अनुसार निक्षेपित को वस्तुएं कब लौटानी होती हैं। तो रिपोर्टेड टू द पब्लिक फर्स्ट, पुलिस फर्स्ट या फिर फॉरगॉटन एंटायरली बाय बोथ पार्टीज या फिर अकम्प्लिश्ड या फिर नेवर गुड्स बिल्ड नीड नॉट एवर बी रिटर्न। ठीक है, आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। तो बेली कब लौटाएगा भाई वस्तुएं, बेली भाई साहब जब लौटाएंगे जब काम पूरा हो जाएगा, ओके। अब बाइक संभालने को दी थी, बाइक की सर्विस होने को शॉप पर, अब बाइक की सर्विस हो जाएगी, अपने पास थोड़ी ना रखे हो, वो आपको बाइक आपकी लौटा देगा, ओके। यही होता है 160 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 170 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट where a wheelie has in accordance with the purpose of the bailment rendered any service involving the exercise of labor or skill in respect of the goods billed, he has in the absence of a contract to the contrary a right to retain such goods until he receives due remuneration for them। धारा 170 के अनुसार निक्षेपी को किस वस्तुओं को कब तक रोकने का अधिकार है यदि उसने श्रम कौशल से बाद सेवा दी है तो बेलर्स फ्यूचर प्रॉमिस ओनली या फिर द नो सर्विसेज एट ऑल रेंडर्ड या फिर सर्विस ही हैज रेंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ देम या फिर कंप्लीटली अनरिलेटेड डेट ऑफ द बेलर। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, सोच लिया। तो इसका आंसर हमारा सर्विस ही हैज रेंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ देम, जो उसने सेवा दी है उसका जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो गुड्स या फिर जो भी चीज है वो लौटाएगा नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 172 of the act defines a pledge as the payment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise, the bailor in this case being called the। धारा 172 के अनुसार गिरवी में निक्षेप कर्ता को क्या कहा जाता है।
तो अटॉर्नी या फिर लैंडलॉर्ड या फिर ट्रस्टी या फिर पॉनर गिरवी करता है। गिरवी क्या होता है? मान लो कि आपके पास में एक कार है और ये है भाई साहब आर। आपको पैसों की जरूरत है, तो आप कहते हो आर से, भाई 50,000 रुपये दे दे, ये कार रख ले अपने पास। तो कार जैसे ही आपने दी, 50,000 रुपये ली, तो गिरवी हो गई, ठीक है, कार गिरवी हो गई। और जैसे ही आप इसको वापस ले लोगे, 50,000 दे दोगे, तो कार आपके पास आ जाएगी। जब आप कार को गिरवी डाल रहे हो, मतलब दे रहे हो किसी को पैसों के बदले में, तो फिर वो क्या होगी, गिरवी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये तो पॉनर हो गया हमारा, गिरवी करता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 176 of the act provides that if the pawnbroker makes default in payment of the debt at the stipulated time, the pawnee may bring a suit against the pawnbroker upon the debt and retain the goods pledged as a collateral security, or he may। धारा 176 के अनुसार गिरवीकर्ता को व्यतिक्रम पर गिरवीदार के पास बाद लाने के अतिरिक्त क्या विकल्प है? Sell the thing pledged or giving the pawnbroker reasonable notice of the sale, या फिर destroy the goods immediately with no notice, या फिर ट्रांसफर द गुड्स टू एन अनरिलेटेड स्ट्रेंजर, या कीप द गुड फॉर एवर विद नो फर्दर रेमेडी। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं। तो सेल द थिंग प्लेस्ड, ठीक है, अगर उसका पेमेंट नहीं मिलता है, आप उसको, आपने कोई अपनी कार गिरवी दी थी लेकिन आप कार नहीं छुटा रहे हो, 50,000 नहीं दे रहे हो, तो वो कार आपकी बेच देगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में डायरेक्टली आ जाते हैं, तो इनसे सवाल जरूर आएंगे, इनको देख लेना एक बार, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे इसी के ये सारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 182 ऑफ द एक्ट डिफाइंस एज एजेंट एज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन, दैट अदर पर्सन बीइंग कॉल्ड द। धारा 182 के अनुसार जिस व्यक्ति की ओर से किया जाता कार्य किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल, श्योरिटी, जज या फिर बेली। अब एजेंट क्या होता है? मान लो कि ए है, ये बहुत बिजी इंसान है, ए ने अपनी चीज बी रख ली, ए ने बोल दिया कि बी तुम मेरे बदले सारे काम करोगे, ठीक है, और तुम्हें मैं सैलरी दूंगा। तो बी ए का क्या हो गया? एजेंट हो गया, ठीक है। और ये जो बोल रहे हैं कि अदर पर्सन किसके बिहाफ पर काम करता है एजेंट, तो वो करता है हमारे प्रिंसिपल के बिहाफ पर, ठीक है, मालिक के, क्योंकि मालिक कौन है? हमारे ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 183 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन हु इज of the age of majority and sound mind may employ an agent, while Section 184 provides that as between the principal and third person, any person may become an agent, but no person who is not of the age of majority and sound mind can be responsible to his principal for his। धारा 184 के अनुसार अभ्यस्त या अस्वस्थ चित्त व्यक्ति अभिकर्ता तो बन सकता है, परंतु वह अपने मालिक के प्रति किस बात हेतु उत्तरदायी नहीं हो सकता? वोटिंग राइट के लिए, एक्ट एज एन एजेंट, या फिर फिजिकल अपीयरेंस के लिए, या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 सेकंड दीजिए आंसर 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर, एक्ट एज एन एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 185 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन। धारा 185 के अनुसार किसे बनाने हेतु प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है? पार्टनरशिप डीड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर एजेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे मेरे को, ठीक है। और 20 क्वेश्चन हो गए, 5 और रह गए, फिर आंसर देखें कितने कितने किस। तो ये हमारे 21वां क्वेश्चन है, सेक्शन 201 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल रिवोकिंग हिज अथॉरिटी और बाय द एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ द एजेंसी और बाय द बिजनेस ऑफ द एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड और बाय अदर और द प्रिंसिपल और एजेंट टाइम और बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड और बाय द। धारा 201 के अनुसार अभिकरण की समाप्ति के अतिरिक्त तरीकों में से एक क्या है? तो प्रिंसिपल बीइंग एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट, या फिर एजेंट्स बर्थडे पासिंग, या फिर अ चेंज इन वेदर कंडीशन, या फिर एजेंट गेटिंग अ हेयर कट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, सोच लिया क्या है? तो इसका आंसर हमारा प्रिंसिपल बीइंग एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 202 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट where the agent has himself
an interest in the property which forms the subject matter of the agency. The agency cannot, in the absence of an express contract, be terminated to the prejudice of such interest. This is commonly known as। धारा 202 के अनुसार अभिकर्ता के हित होने पर अभिकरण को क्या नहीं किया जा सकता, इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एन इलीगल एजेंसी, या फिर एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट विच इज जनरली इररिवोकेबल, या फिर अवॉइड एजेंसी। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में इसका। ओके, देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है एन एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट विच इज जनरली इररिवोकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 203 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द प्रिंसिपल मे रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू हिज एजेंट एट एनी टाइम बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन। धारा 203 के अनुसार मालिक अभिकर्ता का प्रधाधिकार कब तक वापस ला सकते हैं, ले सकता है? नेवर वंस गिवन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, या फिर एक्सरसाइज सो एज टू बाइंड द प्रिंसिपल, या फिर ओनली विद द गवर्नमेंट सेपरेट अप्रूवल, या फिर ओनली आफ्टर द एजेंट्स डेथ। तो कब ला सकते हैं वापस? 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। तो एक्सरसाइज एज टू बाइंड द प्रिंसिपल, मालिक को बात करनी है तो प्रयोग में लाए जाने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 230 if of the act provides that in the absence of any contract to that effect an agent cannot personally enforce contracts entered into by him on behalf of his principal, nor he is personally bound by them, but this presumption is different when the contract is made। धारा 230 के अनुसार अभिकर्ता अपने मालिक की ओर से किए गए अनुबंधों को व्यक्तिगत रूप से परिवर्तित नहीं करा सकता, परंतु ये धारणा कब भिन्न होगी? तो बाय एन एजेंट हु इज माइनर, या फिर फॉरेन लैंग्वेज, या फिर पब्लिक हॉलिडे, या फिर बाय एन एजेंट फॉर द सेल और परचेज ऑफ गुड्स फॉर अ मर्चेंट रेजिडेंट अब्रोड, और व्हेन वेयर द एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ हिज प्रिंसिपल वेयर द प्रिंसिपल तो डिस्क्लोज्ड कैन नॉट बी सूड। 5 सेकंड्स लीजिए और डायरेक्ट से आंसर दीजिए इसका। ओके, तो इसका आंसर देखेंगे क्या है, और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, ये इसका आंसर डी है। इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 238 वाला of the act provides that misrepresentation made or frauds committed by agent acting in the course of their business for their principals have the same effect on agreements made by such agents as if misrepresentation or frauds has been made or committed by। धारा 238 के अनुसार अभिकर्ताओं द्वारा किए गए मिथ्यापदेशन या कपट का प्रभाव किसके द्वारा किए जाने के समान होता है? गवर्नमेंट के, प्रिंसिपल themselves, या फिर no one agents alone bear all consequences, principal is fully insulated, या फिर a completely unrelated third party। कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, और कमेंट में आपको एक चीज और देनी है कि आपके 25 में से कितने आंसर सही गए। ठीक है, कितने आंसर आपके सही गए, ये बात भी आपको कमेंट में देनी है। बाकी वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी इसी चैनल पे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और एक चीज और जो देखने वाली है, ये हमारा पूरा का पूरा सेट है प्रिपरेशन का, जिसमें आईबी, जुडिशरी और आईबीपीएस तीनों की नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, एमसीक्यूज हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आईबीपीएस एसओ के लिए, 20 मिलेंगे जुडिशरी के लिए। जस्ट कितने में? 399 में मिलेंगे। स्कैन करो या फिर इस नंबर पर पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज देना इसी नंबर पर, 1 से 2 घंटे में आपको पूरा सेट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।